हेलो एस्पारेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं। चलिए देखते हैं अभी। तो 24 मार्च है। उम्मीद है आपने पिछले होमवर्क्स किए रहेंगे, या फिर आप नए हो तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हो। मार्च मंथ से ही मैंने नया ये पैटर्न स्टार्ट किया है ऐसा वाला। तो वो देख सकते हो। इसके पहले वाले मैं थोड़ा सा अलग ही कर रहा था। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि थोड़ा नोट्स फॉर्मेट में रहा तो अच्छा रहेगा। देखो, पहला तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है उसके रिगार्डिंग ही मैंने किया है 2 से 3 महीने। उसके बाद फिर मैं इस पर शिफ्ट हुआ हूँ। डायरेक्टली आप इस पर शिफ्ट ना हुई है, क्योंकि सीधा आप यहाँ पर ऐसे शिफ्ट हो जाओगे तो आपको एक आइडिया नहीं लगेगा कि अगर आपने न्यूज़पेपर उठाया तो आपको मतलब पढ़ना कैसे वही समझ में ही नहीं आएगा। ये स्पून फीडिंग हो गया एक तरह से। पर ठीक है, चलो। 24 कितना है? 24 मार्च है, चलो। औरंगजेब एंड मराठा एम्पायर, शहीद दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट और अच्छा, ये नहीं है, फोर्थ वाला नहीं है। चलिए। तो औरंगजेब एंड मराठा एम्पायर, अभी देखो, पब्लिक आउटरीच हुआ था नागपुर में। और ये बोल रहे थे कि जो औरंगजेब की जो कब्र है या फिर टोम बोलते हैं उसे, तो उसे निकालना चाहिए। और उसके रिगार्डिंग ही काफी ज्यादा दंगल हो गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो काफी ज्यादा नुकसान किया गया है। और ये देखो, छोटे मतलब अगर हिस्ट्री को लेकर हम इतना ही सीरियसली होने लग गए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, हमारा इंडिया इसी के लिए, मैं तो मेरे हिसाब से तो जितना आप अवेयर सिटीजन रहोगे उतना अच्छा रहता है। क्योंकि आपको अगर कोई भी मैनिपुलेट करने लग गया उनके खुद के स्वार्थ के लिए, देखिए इसमें नुकसान हमारा ही है। हम पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं। इवन पुलिस पुलिस लोगों को भी हम बहुत सारा ब्लेम ब्लेम गेम में चलते जाते हैं कि भाई इसकी गलती है, उसकी गलती है। पर हम खुद लोग ही इतना अगर अवेयर नहीं रहेंगे या फिर हम उतना कॉन्शियस नहीं रहेंगे तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे अगर करने लग गए तो हम। चलिए ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री को पकड़ के लेके चलना ही है तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हमें रखना चाहिए। तो ठीक है, अभी ये औरंगजेब कौन थे या फिर क्या है? लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर थे। और अभी देखो, हम बस इनके बारे में नहीं तो पूरे मराठा एम्पायर के बारे में भी हम देखेंगे। बस इन शॉर्ट देखेंगे हम, क्योंकि पूरा हम करते बैठेंगे तो ये हार्डली 1-2 घंटा, मतलब कम से कम एक हफ्ता लग जाएगा। मराठा एम्पायर करने लग गए तो, अगर डिटेल में करने की बात की जाए तो उतना तो। और उतनी जरूरत नहीं है, पर है, इंपॉर्टेंट तो है। मराठा एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए फिर अभी पहले हम देखते हैं औरंगजेब। लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर था। इसके बाद के जो मुगल एम्परर्स आए वो इतने पावरफुल नहीं थे जितने ये पावरफुल थे। और उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन ही इनका स्टार्ट हो गया था। तो 1658 से लेकर 1707 तक हो गए थे ये असेंडेड थ्रोन। अभी इन्होंने उनके खुद के भाई को ही मार के इनको खुद की गद्दी पर आ गए, मतलब दारा शिको और शुजा और मुराद, इनको सबको मतलब हरा के ही ये गद्दी पर आ गए। पहले गद्दी का बहुत अलग ही क्रेज था, मतलब अभी भी है वैसे, वो अलग बात है। यहाँ पर पॉलिटिकल रीजन से, वहां पर भी पॉलिटिकल रीजन ही चल रहे थे, और ये प्रथा चलती ही रहेगी, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। क्योंकि जहां पर जितना पावरफुल रहेंगे आप, उतना ही आपको उतना ग्रीड तो आएगा ही। तो ये ग्रीडी, ऑब्वियसली कोई भी ग्रीडी हो ही जाएगा कि आपके पास हाथ में कुछ आ रहा है इतनी पावर। तो इन्होंने एम्पायर भी काफी हद तक बड़ा किया है, आई गेस पूरे लार्जेस्ट एक्सटेंट तक किया है इन्होंने। अभी तक जितने भी मुगल एम्परर्स आए थे उनसे भी ज्यादा, आई गेस अकबर से भी ज्यादा किया है उन्होंने। ठीक है। पर बाद में प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? अगर आप जितना ज्यादा बड़ा करने लग जाओगे ना, तो उतना मैनेजमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। और आप ऐसे भी नहीं कर रहे हो जैसे जो जो बड़े बड़े रूलर्स थे, तो उन्होंने कैसे किया? कुछ तो ट्रीटी की उन्होंने, या फिर कुछ ना कुछ तो साइन किया, उसके बाद इन्होंने बढ़ाया। मतलब ऐसा नहीं कि दुश्मनी रख के बढ़ा रहे। दुश्मनी बिना रखे अगर आप बढ़ने लग गए, इवन जो अशोका थे तो उन्होंने भी पूरा पीस के थ्रू ही इन्होंने किया। वो वॉर के बाद, कलिंगा वॉर के बाद तो उन्होंने भी पीस के थ्रू किया। इन अभी देखो, हिस्ट्री से हमें क्या सीखना चाहिए? तो यही सीखना चाहिए कि भाई आप किसी, अगर आपको बड़ा बनना है तो सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। आप अगर दुश्मनी करते बैठोगे तो हार्डली आपका ग्रोथ होगा। थोड़े टाइम तक आपका हो सकता है ग्रोथ, और उसके बाद बहुत बुरी तरह सा, मतलब बुरा ही हो जाएगा, मतलब। ठीक है। हिस्ट्री को एज अ हमें लेसन देखना चाहिए, ना कि उसमें गुतना चाहिए। देखो, पास्ट इज पास्ट, अभी हुआ है, उसको हम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर अभी हमें, हमारे पास क्या है? एक अच्छा कोट है अपना, ये अपने अगर कुंफू पांडा देखा रहेगा तो उसमें जो वो एक ये थे उनके शिफू जो थे, मतलब जो कुंफू पांडा के जो गुरु है, वो छोटे से थे। और उनके भी गुरु एक थे टोर्टाइस के, मतलब वो टोर्टाइस थे। तो उन्होंने बहुत सही एक स्टेटमेंट बोला था, आई गेस कोट था। तो उन्होंने बोला, यस्टरडे इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट टुडे इज प्रेजेंट, दैट इज वाई वी कॉल इट एज गिफ्ट। ठीक है।
तो आज अभी आपके पास समय है, तो आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हो? अच्छे यूज के लिए कर रहे हो, या फिर आपको बस इसी में अच्छा मजा आता है, दूसरे के घर में झांकना अच्छा लगता है बिग बॉस की तरह, पूरा ब्लेम गेम में मजा आ रहा है, रील्स देखने में मजा आ रहा है? आप कितना प्रोडक्टिव कर रहे हो? आपकी जो ब्लड लाइन है, मतलब आपका जो पूरा वंशज है, तो अगर आपने उनको ट्रेस किया, तो अगर वो पूरा वंशज आपको देख रहा रहेगा, तो उनको कितना अच्छा लगेगा, उसका थोड़ा सा ख्याल रख के आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो वो करिए, ठीक है? बिंदास करिए, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई ये ही करना चाहिए, ये करना चाहिए, किसी भी फील्ड में हो आप, ठीक है? और इसी के लिए मेरे हिसाब से तो सभी ने यूपीएससी करना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बस सभी को आईएएस या फिर सभी को कलेक्टर बनना चाहिए, ये मतलब ये मोटिवेशन रहना ही नहीं चाहिए। आपका काम है बस काम करते जाना, फल देना उसके हाथ में, ठीक है? ज्यादा सोचना नहीं है आपको। अवेयर सिटीजन होना है, अवेयरनेस बढ़ना चाहिए, नॉलेज रहना चाहिए, किसी भी इशू पर आपको बोलने आना चाहिए कि भाई अच्छा ये इशू है, औरंगजेब का ये इशू है, अभी आपको हिस्ट्री पता है क्या, इन्होंने क्या क्या किया है पता है क्या? अच्छा ठीक है, इन्होंने ये किया है। फिर मराठा एम्पायर के बारे में क्या क्या पता है आपको? अभी आप मुझे 4 लीडर्स के नाम बताओ। अगर बता पा रहे हो तो अच्छी बात है, तो उतना इंप्लीमेंट भी करने की कोशिश कीजिएगा अपने लाइफ में। देखो ये बड़े बड़े जो पर्सनालिटीज रहते हैं, ये बस पढ़ने के लिए नहीं है या फिर रटने के लिए नहीं रहते ये। इनके अंदर जो खूबियां रहती है वो आप में थोड़ा 10% भी आ गया ना, बहुत हो गया। और हर एक पर्सनालिटी जो है, जो भी कितने भी बड़े बड़े पर्सनालिटी है हमारे पास, हमारे इंडिया ने इतने बड़े बड़े पर्सनालिटीज दिए हैं, आप 1-1% भी ले लोगे ना उनमें से, तो थोड़ा बहुत तो अच्छा आप अनुशासन करोगे। देखो आईएएस भी एक गद्दी की तरह ही है, ये छोटी पोस्ट नहीं है बाय द वे। आपको लगता रहेगा कि कठपुतली रहते पॉलिटिक्स के वगैरह, हार्डली हार्डली। देखो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से अगर आप उतने अवेयर हो जाओगे, तो ये इनका प्रशासन अच्छा करेंगे। आप पॉलिटिकल प्रेशर डालोगे, तभी पॉलिटिक्स वाले फिर आपका बात सुनेंगे, फिर ये आईएएस को बोलेंगे कि भाई ऐसे ऐसे पॉलिसीज है, ये डिमांड कर रहे हैं तो इनको देना ही चाहिए, तब वो देंगे। आप अगर ऐसे लैक्स में रहेंगे एकदम, भाई ठीक है हो जाएगा, चलता है एटीट्यूड रखोगे, डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, मेजर पॉलिसीज देखते हैं हम औरंगजेब के। अभी इस पर मैं काफी हद तक बोल सकता हूँ, पर आपको डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं, ठीक है? हम फिर से पॉइंट पर आते हैं। औरंगजेब, अभी इनके अलग अलग पॉलिसीज थे, बहुत ही डेंजरस पॉलिसीज निकाली इन्होंने। इनको बस फैलना ही था, बड़ा ही करना था, मतलब ऐसे दिमाग में वही सवार था कि भाई बस बड़ा करना है भाई, कुछ भी हो जाए, किससे भी दुश्मनी मोल लेगी, चलेगा। अभी पहले रिलीजियस पॉलिसीज, पहले तो स्ट्रिक्ट सुन्नी इस्लाम बनाया उन्होंने, इस्लाम की ऑर्थोडॉक्सी लाई, मतलब रिलीजन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में डालने लग गए थे। अभी बस इस्लामी लोग रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। फिर से इन्होंने जिजिया टैक्स लगा दिया नॉन मुस्लिम्स पे। इन्होंने गुरु तेज बहादुर जो सिख के ये गुरु थे, तो उनको भी प्रोसिक्यूट किया गया। और उसके वजह से सिख वाले सिख जो है कम्युनिटी के, वो भी बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। इवन टेम्पल के डिमोलिशंस भी किए इन्होंने, बड़े बड़े टेम्पल्स। तो ये देखो, देखो आप किसी के सेंटिमेंट्स को अगर हर्ट करते हो, तो उसकी जो बद्दुआ रहती है या फिर जो बैड क्या बोलते हैं, डीड्स काइंड ऑफ बोलते हैं, तो वो लग ही जाती है आपको, ठीक है? तो कोशिश करिएगा, किसी का अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो प्लीज चुप रहिएगा। किसने बोला था मुझे याद नहीं है, अच्छा स्टेटमेंट था ये। अगर किसी के बारे में आप अच्छा नहीं बोल सकते तो आप शांत रहिए, ऐसा ऐसा कुछ तो था स्टेटमेंट। चलो ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी देखते हैं इनके। सेंट्रलाइज किया पूरा, भाई सेंट्रल पे पूरा कंट्रोल कर रहा, मतलब ऐसा नहीं कि चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है हमारी तरह, पूरा सेंट्रलाइज किया कि भाई एक ही अथॉरिटी रहेगी मस्त। वही, मतलब ऑटोनॉमी कर्व की गई जमींदार और सूबेदार की। और रिफॉर्म किया मनसबदारी सिस्टम, सैलरीज फिक्स किया, हॉर्स ब्रांडिंग किया, दाग और चेहरा एनफोर्स किया, ठीक है, ये तो ठीक ठाक था। फतवाए आलमगिरी, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। फतवाए आलमगिरी जो है इस्लामिक लॉ है बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो इस्लामिक लॉ मतलब अभी इस्लामिक लॉ इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में लागू चलना, मतलब लागू करने का स्टार्ट किया इन्होंने। मतलब इस्लाम एडमिनिस्ट मतलब इन द सेंस रिलीजन बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन करने के स्टार्ट किया, ये है फतवाए आलमगिरी, ठीक है? ये याद रखिएगा किसने निकाला है, किसने किया है ये। चलो ठीक है, ये ऊपर ही नाम है। चलो इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है? कंटिन्यूड जब्त सिस्टम, मतलब हाई टैक्सेस जो प्रेजेंट जो थे, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाने लग गए ये। हैवी मिलिट्री एक्सपेंडिचर, देखो आप अगर ऑक्यूपाई करने लग गए बहुत, मतलब अभी आपको फैलना है, ऑब्वियसली बात है आपको आर्मी लगेगी, मतलब इन द सेंस मिलिट्री लगेगी। तो मिलिट्री लगेगी मतलब क्या है, सब फोकट में थोड़ी रहता है, सब खाना आया, राशन आया, उनका पूरा मेंटेनेंस आता है, घोड़े आते हैं उसमें, आपकी कैवेलरी आ गई, आपका बारूद आ गया, तो उसमें एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से हैवी मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो गया, उनकी जो तिजोरी थी वो खत्म होने लग गई थी। इवन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी आने लग गए थे, जो नए नए ट्रेड आने लग गए थे वो भी रेस्ट्रिक्ट किया इन्होंने। तो मतलब एक तो ट्रेड भी खराब कर रही है, सब तरफ से तहस नहस किया, इकोनॉमिक हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, रिलीजियस हो गया।
मतलब डिक्लाइन इधर से स्टार्ट हो गया था। इवन आर्ट एंड कल्चर, अभी इन्होंने कुछ ऐसा बड़े आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स उठाए नहीं है, सब जो थे वो भी बंद कर दिए। मतलब इवन मिलिट्री फोर्टिफिकेशंस पे ही फोकस किया उन्होंने, बस मिलिट्री मिलिट्री मिलिट्री, आगे बढ़ना है और ये करना है। चलो ठीक है, एक आइडिया लग गया आपको मेजर पॉलिसीज। अभी हम देखते हैं मराठास और उनका रेजिस्टेंस कैसा रहा मुगल्स के अराउंड। तो अगर देखा जाए तो मराठा एम्पायर अगर फाउंडेशन देखा जाए तो किसने किया है, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया है, 1674 में है, इन्होंने किया था, स्थापना इनकी की थी। देखो मराठास का भी थोड़ा सा ऐसा चल रहा था कि भाई थोड़ा सा बाइफर्केशन हो रहा था, मतलब थोड़ा सा स्कैटर होने लग गए थे, तो इन्होंने एक एकजुट होने के लिए इन्होंने मराठा एम्पायर स्थापना की। और फाउंडेशन इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग तगड़ा था, मतलब इतना, अभी ये कुछ हजार ही थे, 30-40 हजार ही थे, और मुगल थे ऑलमोस्ट 2-3 लाख में थे, तो आप समझ सकते हो फिर। अब इतनी बड़ी आर्मी अगर आप आज के टाइम पे अगर बोल दिया जाए, आपके पास 30 हजार सैनिक है, और सामने वाली जो अपोनेंट है वो 2 से 3 लाख, क्या 4 लाख थे, बहुत ज्यादा थे, काउंटिंग बहुत है। तो आप अभी क्या करते, और आपके पास ये महाराष्ट्र का रीजन है, तो आप क्या करते, आप सीधा सरेंडर करते। बेट लगाता हूं मैं, क्योंकि इनकी जो कैवलरी थी इतनी बड़ी थी, आपको देख के ही आप बोलते कि सरेंडर कर रहा हूं मैं भाई, क्योंकि, और उस उस टाइम पर इन्होंने ऐसा रेजिस्टेंस दिखाया है, मतलब अब शॉक में जाओगे, क्योंकि इस तरह का रेजिस्टेंस दिखाना इतने बड़े एम्पायर को, इसमें जिगरा भी चाहिए, स्मार्टनेस भी चाहिए, दिमाग तो बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपके पास पहले ही फोर्सेस नहीं है आपके पास। तो विदाउट फोर्सेस आप कैसे रेजिस्ट कर सकते हो, ये कोई इनसे सीखे। ठीक है, चैलेंज किया उन्होंने मुगल और आदिल शाही को भी, जो दक्कन में रूल कर रहे थे। और ये भाई साहब जो थे हमारे औरंगजेब, तो ये इनको भी थोड़ा सा नीचे तक जाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब पूरा साउथ तक इनको चाहिए था पूरा, क्योंकि साउथ में थोड़ा सा रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था, और साउथ में एक्चुअली हिल्स बहुत ज्यादा है, तो वहां पर काउंकर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपने देखे रहेंगे थोड़े थोड़े हिल्स जो भी रहेंगे, आपने अगर देखे नहीं तो देख सकते हो, सिंहगढ़ हो गए, बहुत सारे बड़े बड़े जिंजी हो गए, बेहतरीन फोर्ट है। आप समझ सकते हो इतने बड़े बड़े तोप टन के वजन में है वो, ऊपर लेके कैसे गए रहेंगे आप मुझे बताना। ठीक है, अब अभी हम आते हैं संभाजी महाराज के ऊपर। श्री छत्रपति संभाजी महाराज 1657 से 1689, इनके बेटे को छावा बोला जाता है बाय द वे, एल्डेस्ट सन थे शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी महाराज। इन्होंने रेजिस्ट किया औरंगजेब की जो एक्सपांशन था, इनको ही रेजिस्ट किया इन्होंने। इन्होंने बुरहानपुर का भी लूट किया था बहुत, मतलब इनका जो, बोल सकते हैं जो बुरहानपुर में तिजोरी थी, तो वहां पर इन्होंने लूट करके इनको दिखा दिया मुगल्स को कि भाई आपकी तिजोरी लूटी जा रही है, तो आप क्या कर रहे हो। मतलब एक ब्लो दे दिया मुगल्स को कि भाई आप, आपकी कोई अथॉरिटी है ही नहीं। मतलब इतना डेंजर वाला चैलेंज किया इन्होंने, इसीलिए इनको छावा बोला जाता है। अभी शेर के बेटे को क्या बोलोगे आप, है ना, लायन के बेटे को क्या बोलोगे, छावा ही है मराठी में। चलो, कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड 1689 आफ्टर बीइंग बिट्रेड बाय। अभी देखो यहाँ पर भी एक सीख मिलती है कि आप जरूरत से ज्यादा किसी पर ट्रस्ट ना करें। जरूरत से ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, ट्रस्ट करना अच्छी बात है, अगर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है ना, तो ये डिफिकल्टी हो जाती है फिर। क्योंकि अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी मुझे पता नहीं, इसमें ज्यादा डिटेलिंग नहीं गया हूं मैं कि किसने बिट्रे किया क्या, इस पर काफी विवाद चल रहा है, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं है इस पर। 2-3 नाम थे, मैं नहीं कोट करूंगा, उसमें जाना ही नहीं है हमें। पर उनके वजह से ये कैप्चर हो गए और एग्जीक्यूट हो गए थे 1689 में। बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया, आपने अगर छावा देखा रहेगा तो आपको पता है, बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया इन्होंने। और उसी को चलते इन्होंने बहुत ज्यादा, ठीक है आपका गुस्सा जायज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गुस्सा ना करें, पर गुस्सा जो है प्रोडक्टिव कामों में अगर हो गया तो अच्छी बात है। अभी हम छावा के रिगार्डिंग हो गए, तो हम शेर के बारे में कैसे नहीं कर सकते, पढ़ना तो चाहिए शेर के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से लेकर 1680, अभी अभी आप मुझे सोच के बताइए, अभी ये पर्सनैलिटी अगर आज के युग में अभी अभी रहती प्रेजेंट, तो उनको कितना अच्छा लगता है या बुरा लगता। और एक बात बताओ मुझे, आप इतना, मतलब आप तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है आप तो उतने है नहीं, पर इनके जो किंगडम में ऐसा कोई था क्या, मतलब मुस्लिम्स थे ही नहीं क्या मुगल के एरिया में, मतलब मुगल्स इतना माइटी है इनके, फिर भी इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके, उसमें भी रखे थे, एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंस इनके नज़दीकी जो सेवक थे उसमें भी मुस्लिम्स थे। तो इन्होंने थोड़ी द्वेष किया कि भाई अभी आप मुगल्स हो, मुस्लिम हो, इन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। तो हम कौन हैं, अगर आपको इतना आदर्श है इनके बारे में, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो ये पाल सकते हो आप, समझ रहे हो। चलो कोई नहीं, तो हम इनके रिगार्डिंग देखते हैं। इन्होंने मुगल्स के साथ फॉट किया है, बीजापुर के भी साथ फॉट किया है, सूरत में रेड किया है, ऐसी रेड किए हैं। आप सूरत रेड मुझे बताना, मतलब पढ़ के बताना, ठीक है।
किसी को भी इन्होंने तकलीफ न देते हुए इन्होंने लूट की है, मतलब समझ सकते हो। मैं क्या प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आपको भी लूट करनी चाहिए, पर तभी के टाइम पे अगर किसी को लूट करनी होती है तो ये पूरा तहस करके पूरा लूट के जाते थे। पर इन्होंने ऐसी लूट की है, मतलब तभी फाइनेंस का बहुत शॉर्टेज था, इसलिए इनको करना पड़ा था। वैसे इनको जरूरत नहीं थी, पर फाइनेंसेस बहुत शॉर्ट होने लग गए थे, इसलिए हो गया ये। फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर किया इन्होंने विद जय सिंह वन, और एस्केप हो गए औरंगजेब के अरेस्ट से। इनकी भी एक अच्छी कहानी है। जब औरंगजेब ने इनको बुलाया था तो इन्होंने बहुत बदतमीजी की इनके साथ, मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं, एकदम ऐसा छोटा मोटा राजा समझा इनको। तो फिर इन्होंने दिखा दिया, भाई छोटा मोटा राजा समझ रहे हो क्या, ठीक है फिर भाई। तो इनके ही जो ये काफिला था उसमें से इन्होंने इतना ऐसे एस्केप हो गए ना, फिर से मिले ही नहीं। मतलब समझ सकते हो उनके एरिया में जाके इनके सामने से गायब होना तभी के टाइम पे, तो फिर उसमें जिगरा तो चाहिए भाई। ठीक है, 1666 की बात है ये। फिर शिवाजी जी के एडमिनिस्ट्रेशन में, छत्रपति शिवाजी महाराजन के एडमिनिस्ट्रेशन में हम अष्टप्रधान देखते हैं, उसमें 8 मिनिस्टर्स थे। वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन से 8 मिनिस्टर्स थे। और रेवेन्यू सिस्टम भी इन्होंने रैयतवारी लगा दिया था, डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा था इसमें। चौथ और सर्व देशमुखी ये टैक्सेस थे, तो 1/4 जो था वो चौथ था, आई गेस। ये इसके बारे में मुझे बताना, चौथ और सर्व देशमुखी, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है बाय द वे। मिलिट्री स्ट्रेंथ इनकी कैसी थी, स्ट्रॉन्ग कैवलरी थी और इन्फेंट्री भी थी, और ये फर्स्ट इंडियन नेवल फोर्स, इनको फादर ऑफ नेवी बोला जाता है बाय द वे। तभी के टाइम पे मुझे बताना, ये कब की बात है, 1600 1600s की बात है। इतने विजनरी लीडर्स थे हमारे, और हम इस छोटी छोटी बात पर लड़ाई करते रहते हैं। ये तभी के टाइम है, ऑलमोस्ट 1700, ठीक है बहुत आगे गए ये। पर 1600s में आपको नेवी के बारे में कुछ पता ही नहीं था तब तक, मतलब इतना नहीं था, थोड़ा बहुत था, पर इतना अभी शिप बिल्डिंग उतना हुआ नहीं था। तो तभी के टाइम पे इन्होंने पूरा कॉन्कर किया था, कोस्ट वाला एरिया पूरा। आप समझ सकते हो फिर, इतने विजनरी थे ये। फर्स्ट इंडियन नेवल फोर्स बनाया इन्होंने। और गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स थे, अभी देखो गोरिल्ला वॉरफेयर मतलब क्या, अभी ये माउंटेन्स है माउंटेन्स आई गेस। ये भी था, तानाजी भी था एक मूवी, अजय देवगन का है, वो भी आप देखिएगा। स्टार्टिंग का ही सीन है, मेरे सबसे एंट्री सीन ही है। तो उन्होंने कैसा गोरिल्ला वॉरफेयर, अभी यहाँ से अगर कोई आर्मी जा रही रहेगी तो यहाँ पर ऐसा मधुमक्खी का छत्ता रहेगा, ये नीचे गिराएंगे। मधुमक्खी के सामने क्या मारोगे आप, तलवार से कितना मारोगे। मधुमक्खी ने बंद किया इनको, ये आ गए, पूरा अटैक किया, खत्म, कितनी भी बड़ी आर्मी रहने दो। देखो, एक तो पैसेज बहुत छोटा रहता है, पासेज जो रहते हैं माउंटेन पासेज काफी छोटे रहते हैं, मतलब इन द सेंस कि इसमें हार्डली कुछ हजार ही बैठेंगे, ठीक है, एक लाइन में। तो इनको टैकल करना इजी होता है, और इससे ये जैसे ही कॉन्फिडेंस लूज करते हैं पीछे वाले, फिर और ऑलमोस्ट सभी डर जाते हैं। तो ये होता है गोरिल्ला टैक्टिक्स, मतलब ऐसे मारेंगे कि समझेगा नहीं कब मारा। इतना बुरी तरह मार रहे थे ये। और इनका यही मेन प्लस पॉइंट था, इसलिए कॉन्कर करना और डिफिकल्ट होता था। भले इनकी फोर्सेस कम थी, पर जो टेरेन था ना वो बहुत इनके लिए, मतलब प्लस एडवांटेज बहुत ज्यादा था। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। तो यूपीएससी ने इसके बारे में पूछा है क्वेश्चन, जागीरदार और जमींदार के बीच में का डिफरेंसेस बोला था, तो ये मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो वो है टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आप देख सकते हो। उसके बाद आते हैं एकदम और एक इंपॉर्टेंट न्यूज, शहीद दिवस। इनकी उम्र कितनी थी रही रहेंगी, आपको क्या लगता है। ये जब शहीद हुए थे, 23-24 उम्र है इनकी, जब शहीद हुए थे 23-24 उम्र में। आप क्या कर रहे थे, हार्डली ग्रेजुएशन हुआ रहेगा आपका, तब ये शहीद हुए हैं। तो समझ सकते हो। वाई 23rd मार्च ऑब्जर्व एज शहीद दिवस, क्यों मनाया जाता है। देखो, कोई भी अगर आप इशू उठाते हो ना, तो पहले खुद से सवाल करना सीखिए। मतलब इससे क्या होता है, एक तो क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, और हमारे ब्रेन को क्वेश्चन बिल्कुल पसंद नहीं होते। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ के देखिए, आप थोड़ा सा बेचैन हो जाओगे, भाई आंसर क्या रहेगा इसका, इसके आगे क्या होगा। इसलिए क्लाइमैक्स, मतलब जो भी फिल्म्स रहते हैं, तो बिल्डअप करते जाते जाते और एकदम से एकदम क्लाइमैक्स दिखाते हैं, फिर तब आपके मन को शांति होती है, हाँ भाई अच्छा पिक्चर है। तो वैसे वाली बात है। तो आप जितना क्यूरियस रहोगे उतना अच्छा रहेगा। जितना आप खुद से सवाल पूछिएगा कि अभी ये शहीद दिवस है, अभी मुझे इसके बारे में क्या क्या पता है। ठीक है, ये 3 जो हमारे शहीद हैं, मतलब ये 3 जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उनको फांसी दी गई थी। और कौन सी डेट थी वो, 23rd मार्च 1931। तो ये 3 रिवॉल्यूशनरी फाइटर, फ्रीडम फाइटर्स थे। तो भगत सिंह, शिवाराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर। तो इनको हैंग किया गया था लाहौर जेल में। अभी अभी ठीक है, अभी ये सवाल आता है, इनको हैंग क्यों किया, मतलब क्यों किया गया था। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंडर इनको कन्विक्ट किया गया था। इन्होंने किल किया था जेपी सॉन्डर्स को। एक्चुअली इनको आइडेंटिफाई किया गया एज जेम्स स्कॉट। मतलब क्या हो रहा था, इन्होंने, उनको लगा जेम्स स्कॉट है,
जो लाला लाजपत राय के डेथ के लिए ब्लेम किया जाता है उनको, मतलब इनकी वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी, जेम्स स्कॉट को। तो उनको लगा जेम्स स्कॉट ही है, पर उनको गलती से इन्होंने जेपी सॉन्डर्स को मार दिया गया। तो इसके चलते इनको फांसी की सजा हो गई। क्लियर है? अभी ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है वो हम देखते हैं। इन शॉर्ट ही बनाया मैंने, ज्यादा मतलब डिटेलिंग किया तो एक बुक हो जाएगा इस पर। ठीक है, इतना डिटेल करना तो चाहिए पर इतना नहीं। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। भगत सिंह जी 1907 से 1931, अभी इसमें कैलकुलेट कीजिए, देखो 24 है ऑलमोस्ट। हाँ 24 एज है इनकी, इधर देखो 23, इधर देखो 22, 24 ही है इनका भी। तो 23-24 एज में इन्होंने बलिदान दिया है। इंस्पायर्ड बाय करतारपुर किसान मोर्चा एंड गदर मूवमेंट, गदर मूवमेंट से भी इंस्पायर्ड थे भगत सिंह जी। तब आई गेस रिवॉल्यूशन की बात बहुत ज्यादा चल रही थी कि भाई बाहर से हम आएंगे, रिवॉल्यूशन मतलब इन द सेंस कि हम रिवोल्ट करेंगे, आर्म्ड रिवोल्ट करेंगे, और उससे हमें ब्रिटिशर्स को निकाल देना है, बाहर फेंक देना है। फिर भगत सिंह जी ने को फाउंड किया था नौजवान भारत सभा, यूथ मोबिलाइजेशन के लिए। फिर इन्होंने 1929 का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्बिंग भी किया था, जो बटुकेश्वर दत्त के साथ। ठीक है, और ये आइकॉन हो गए थे इंडियन नेशनलिज्म के, इनके नारे से, जो कि था इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, शॉर्ट में बताया ये, बहुत और भी बहुत सारे इनके। फिर राजगुरु जी जो राजगुरु जी 1908 से 1931, खेड़ महाराष्ट्र के है ये। स्टॉन्च बिलीवर इन आर्म्ड रेजिस्टेंस। आर्म रेजिस्टेंस, इनको ऐसा था कि भाई इनको गोली से ही मारना चाहिए, मतलब आर्म रेजिस्टेंस से ही ये जाएंगे ऐसे, ये बात मानने वाले तो है नहीं। प्लेड अ की रोल इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, तो यहाँ पर भी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में ये थे। और एडवोकेटेड फॉर डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश ऑपरेशन, मतलब सीधा डायरेक्ट एक्शन था इनका, मतलब सीधा उड़ा देना चाहिए इनको। सुखदेव थापर 1907 से 1931, 15 मई 1907, लुधियाना पंजाब से है। ये की लीडर थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के, HSRA के, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। फोकस ऑन मोबिलाइजिंग यूथ फॉर रिवॉल्यूशन, ठीक है, यूथ को मोबिलाइज करना रिवॉल्यूशन के लिए। और सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप्स भी इन्होंने बनाए थे, इनका ऑर्गेनाइजेशन भी इन्होंने किया था रिवॉल्यूशनरीज के लिए। अभी HSRA के रिगार्डिंग हम देखते हैं। इनको फाउंड किया गया था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, 1928 में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो तो आप, इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो रहता ही है कि ओवरथ्रो करना ब्रिटिश रूल को थ्रू आर्म्ड रिवॉल्यूशन। क्लियर था कि भाई हम अटैक करेंगे गोली बारूद से ही, और इनको ओवरथ्रो करेंगे। की लीडर्स कौन से थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आई गेस यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था इसके रिगार्डिंग। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान। ठीक है, मेजर एक्शंस क्या क्या किए इन्होंने। तो काकोरी ट्रेन रॉबरी किया 1925 में, सीज्ड ब्रिटिश फंड्स, तो जो ब्रिटिश का जो जो भी था काकोरी ट्रेन में, तो वो सब लूट लिया गया था। असेंबली बॉम्बिंग किया है इन्होंने ऑपरेसिव लॉस की वजह से। कौन से लॉस थे, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। साउंडर्स किलिंग, अभी ये लाला लाजपत के रिटेलिएशन में इन्होंने ये ऐसा किया था। तो ये भगत सिंह के रिगार्डिंग ये पूरा एक चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। थोड़ा सा डिटेलिंग किया है मैंने कि इनकी बुक्स कौन सी थी, ऑर्गेनाइजेशंस क्या थे, और इनके की आइडियल्स क्या थे, मतलब कौन से वैल्यूज इनसे निकलते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो गया, कम्युनल हार्मनी, यूथ इन पॉलिटिक्स, एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड, और रिवोल्यूशनरी स्पिरिट, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इनको शहीद आजम भी बोला जाता है, ग्रेट मार्टियर। अभी इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ मुझे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे थे, तो कौन से थे? ठीक है, फिर आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 का। हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है? पहले ना रैंक पर है फिनलैंड, 8th कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब सलग 8 साल से ये फर्स्ट रैंक पर है। फिर आता है डेनमार्क, फिर आता है आइसलैंड, फिर आता है स्वीडन। इंडिया का रैंकिंग 118, हम बहुत खुश नाखुश हैं हम ठीक है, इम्प्रूव फ्रॉम 100, पहले 26 था, फिर 118 पर आ गए। साउथ एशियन, मतलब ज्यादा दुखी रहते हैं हम, दुख भरी कहानी है। चलो कोई नहीं। साउथ एशियन रैंकिंग्स, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है, देखो वो कितना खुश है। अब इसके पैरामीटर्स अलग है, वैसे अलग बात है। लीस्ट हैप्पी, सबसे कम वाले कौन से? अफगानिस्तान, ऑब्वियस सी बात है। सलग सलग 4 साल से ये एकदम लोएस्ट पर है। उसके बाद है सियरा लियोन, लेबनान, मालावी, जिम्बाब्वे, मतलब ये अपने अफ्रीकन कंट्रीज आते हैं। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। ये इनिशिएट किया गया है भूटान ने। इन्होंने प्रायोरिटाइज किया कि भाई जो जीडीपी है उससे भी ऊपर इनका हैप्पीनेस है, तो जो कि अच्छी बात है, और ऐसे ही होना चाहिए। अब हैप्पीनेस को आप मेजर कैसे करोगे, वो एक प्रॉब्लम है। पैरामीटर्स तो दिए नहीं है मेरे हिसाब से इसमें, चलो कोई नहीं। पैरामीटर्स आप मुझे बताना कि कौन से पैरामीटर्स पर ये करना चाहिए। अभी रिकॉग्नाइज किया यूएन ने जुलाई 2012 में, और थीम थी 2025 की केयरिंग एंड शेयरिंग। ये क्वेश्चन है, 6 की पैरामीटर्स, इसमें से कौन सा नहीं है?
ठीक है, मुझे बताना है आपको। हैप्पीनेस इंडिकेटर्स पता होने चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, की हैप्पीनेस इंडिकेटर्स है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और एक मेंस टाइप क्वेश्चन है, वो भी आप कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। उम्मीद है आपको पसंद आया रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं। उम्मीद है थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स थे, पर कोई नहीं, इतना मेजर तो नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।